नमस्ते। आज हम पढ़ते हैं रीट परीक्षा का एक बिंदु जिसका नाम है शब्द विचार। जो हमारी भाषा हम लेते हैं, प्रथम भाषा या द्वितीय भाषा ग्रुप में कोई सी भी भाषा का चयन करते हैं तो उसका जो पाठ्यक्रम रहेगा हम पूरा करेंगे। आज उसका प्रथम बिंदु लेते हैं शब्द विचार। आइए शुरू करते हैं शब्द विचार। अब हमारे मन में प्रश्न खड़ा होता है कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द का निर्माण कैसे हुआ, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर शब्दों की उत्पत्ति हुई है। सारी जानकारी मैं आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। हम जो अक्षर लिखते हैं वो सभी वर्ण कहलाते हैं। वर्णों का जब संयोग हो जाता है, वर्ण जब पास पास में आ जाते हैं तो शब्द बनते हैं। लेकिन उनके पीछे एक शर्त है कि उन वर्णों के पास में आने से जो शब्द का निर्माण हुआ उसमें कोई सार्थक ध्वनि होनी चाहिए, कोई ना कोई विशिष्ट अर्थ उनका निकलना चाहिए। अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। हम कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई शब्द है। परिभाषा लिखते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक, सार्थक का अर्थ हुआ अर्थ के साथ वाली। जहां अर्थ के साथ में शब्द का निर्माण होगा वह शब्द कहलाएगा। हम यूं भी कह सकते हैं ध्वनि समूह की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे भी शब्द कहते हैं। अब शब्द एक भी वर्ण का भी हो सकता है और दो या दो से अधिक वर्णों के संयोग से भी बन सकता है। अब प्रश्न खड़ा होता होगा कि एक वर्ण है वो शब्द कैसे कहलाएगा, क्योंकि परिभाषा में हम लिखते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के योग से शब्द बनेगा। लेकिन यहाँ एक वर्ण कैसे, जैसे हम लिखते हैं न वर्ण लिखा, लेकिन ये नहीं के अर्थ में आ रहा है, नहीं के अर्थ में आ रहा है, अतः यह न भी अपने आप में शब्द है। जैसे हम लिखते हैं व इसका अर्थ होता है और, तो वह भी अपने आप में एक वर्ण है, एक शब्द है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी जो सार्थक इकाई होगी वो शब्द कहलाएगी, चाहे वो एक वर्ण हो या दो वर्ण या दो से अधिक वर्णों के संयोग से निर्मित होती है। अब प्रश्न खड़ा होता है हमारे सामने शब्द के कितने प्रकार हैं। तो हम देखते हैं कि शब्द के बहुत सारी उत्पत्ति के माध्यम में शब्द कहाँ कहाँ से बने। तो हम पहले चर्चा करते हैं कहाँ कहाँ से शब्द हमारे पास आए। तो हम उसको कह सकते हैं शब्द की निर्माण दृष्टि। तो सबसे पहला है उत्पत्ति की दृष्टि से। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद। शब्दों के कौन कौन से प्रकार होंगे, कहाँ से शब्द आए। तो सबसे पहला है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद। दूसरा है अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद। पहला है उत्पत्ति की दृष्टि से, दूसरा है अर्थ की दृष्टि से, तीसरा है व्युत्पत्ति की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद। चौथा जो प्रकार रहेगा वह है प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। इस प्रकार शब्द के जो भेद हैं वो चार प्रकार के हो गए हैं। पहला जो प्रकार है उत्पत्ति की दृष्टि से, दूसरा अर्थ की दृष्टि से,
तीसरा व्युत्पत्ति की दृष्टि से और चौथा प्रयोग की दृष्टि से। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन कौन शब्द आते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज व विदेशी। उत्पत्ति दृष्टि से शब्द चार प्रकार के हो गए हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। अब अगला बिंदु है अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के शब्द होंगे, सार्थक शब्द निरर्थक शब्द। अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक जिनका कोई अर्थ रहेगा, निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगला है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के हुए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अगला है चौथा प्रयोग की दृष्टि से। प्रयोग की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। प्रयोग की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के हो गए हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द हम सभी जानते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द कहलाते हैं। जो अवयव शब्द है, क्रिया विशेषण है, वो अविकारी शब्द में आएंगे। हमारा जो रीट का पाठ्यक्रम है उसमें उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद जो है तत्सम, तद्भव, देशज व विदेशी, ये हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। आइए इन चारों बिंदुओं को हम क्रमशः देखते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति दृष्टि से पहला प्रकार बनता है तत्सम शब्द। हमारी जो भाषा हिंदी है, हिंदी की जो मूल भाषा है वो संस्कृत भाषा है। अब संस्कृत में कैसे, एक बार हम देखेंगे। जो प्राचीन काल से हमारी भाषा रही है उसका नाम था वैदिक संस्कृत। कठिन भाषा थी, लोगों को कम समझ में आ रही थी। वेदों की रचनाएं जो लिखी गई वो वैदिक संस्कृत में है। तो बाद के कालखंड में कुछ परिवर्तन हुआ और वैदिक संस्कृत का कुछ रूप बदला और वो बनी लौकिक संस्कृत। लोगों को कुछ सरलता से, लोक संस्कृत का शब्द है, लोगों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा बनी संस्कृत, कुछ सरल शैली बनी। फिर आने वाले समय में कुछ और परिवर्तन हुआ और फिर एक और भाषा बनी जो आम जीवन में, बोलचाल में, व्यवहार में काम में आती थी, वह थी पाली भाषा। महात्मा बुद्ध के समय का कालखंड। पाली भाषा के बाद में भाषा आती है हमारी प्राकृत। भगवान महावीर जो 24वें तीर्थंकर रहे हैं उस समय की भाषा है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के बाद के कालखंड में आता है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश का अर्थ होता है भ्रष्ट, खिचड़ी, मिश्रित। तो यहाँ आकर के भाषा का रूप बहुत ज़्यादा बदल गया। जब भाषा का बहुत अधिक रूप बदल गया, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होते थे वो वर्तमान में भी प्रयुक्त हो रहे हैं।
वर्तमान में जितनी भी भाषाएं हमारी हिंदी प्रदेश की हैं वो सभी अपभ्रंश से ही निकली है। ये ध्यान करेंगे सभी, वर्तमान समय की हिंदी भाषा की जितनी भी बोलियां हैं हिंदी क्षेत्र की वो सभी अपभ्रंश से निकली है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो वैदिक संस्कृत से वर्तमान में भी प्रयुक्त किए जा रहे हैं। जो हमारी खड़ी बोली है हिंदी, ये अपभ्रंश से ही आई है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो वैदिक गणित में, वैदिक संस्कृत में प्रयोग करते थे और वर्तमान में उनका प्रयोग हिंदी में होता है बिना किसी रूप परिवर्तन के। अर्थात संस्कृत भाषा जो मूल भाषा है वो शब्द जैसे के जैसे ही हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें हम कहेंगे तत्सम शब्द। आशा समझ में आया होगा किस प्रकार से तत्सम का शब्द का निर्माण हुआ। अब इसका अर्थ हुआ तत्सम का शाब्दिक अर्थ है उसके समान या ज्यों का त्यों। तो हम ये देख रहे हैं तत्सम का शाब्दिक अर्थ है। तत्सम शब्द का मूल अर्थ देखें तो उसका तत्व और सम दो शब्दों के निर्माण से इसका निर्माण हुआ है। तत्सम, तत् का अर्थ होता है उसका, सम यानी समान, उसके समान यानी ज्यों का त्यों। अब प्रश्न खड़ा होता है उसके समान किसके? तो अभी हमने देखा था कि मूल जो भाषा है संस्कृत उसके समान ही हिंदी में जो प्रयुक्त हो रहे हैं शब्द वो सभी शब्द तत्सम शब्द कहलाएंगे। परिभाषा समझ में आई होगी। मूल जो संस्कृत भाषा है उस संस्कृत भाषा के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं वो सभी शब्द तत्सम शब्द कहलाएंगे। संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। परिभाषा समझ में आई होगी सबके अब तो कि संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों यानी किसी भी प्रकार के परिवर्तन के बिना जैसा संस्कृत में प्रयोग करते थे वैसे के वैसे शब्द हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो ऐसे सभी शब्द तत्सम शब्द कहलाएंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, अग्नि, क्षेत्र, कार्य, कर्ण, उष्ट्र आदि। वर्तमान में भी हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये मूलतः संस्कृत के शब्द हैं और संस्कृत भाषा के जो भी शब्द हैं वो ज्यों के त्यों बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जा रहे हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहेंगे। अगला हमारा दूसरा बिंदु है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के शब्द समय के साथ हमने देखा वैदिक संस्कृत, वैदिक से लौकिक संस्कृत, लौकिक से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। तो इतना समय इनको लगा भाषाओं को, तो धीरे धीरे इन संस्कृत के शब्दों का कुछ रूप परिवर्तित हुआ। संस्कृत के जो मूल शब्द हैं कुछ परिवर्तन के बाद हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए गए। तो जो हिंदी भाषा में परिवर्तन के बाद प्रयुक्त हुए ऐसे सभी कहलाएंगे शब्द तद्भव, क्योंकि तद्भव का अर्थ क्या होता है?
देखते हम तद्भव का शाब्दिक अर्थ है उससे उत्पन्न। प्रश्न खड़ा होता है उससे किससे, अर्थात जो मूल भाषा है, और मूल भाषा कौन सी है, संस्कृत। संस्कृत भाषा से जिन शब्दों का निर्माण हुआ है ऐसे सभी शब्द तद्भव शब्द कहलाएंगे। मूल अगर संस्कृत भाषा के शब्द हम प्रयुक्त कर रहे हैं तो वो तत्सम शब्द, और फिर बाद में कुछ परिवर्तन के बाद हम उनका प्रयोग करते हैं तो वो कहलाएंगे तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के शब्द कुछ परिवर्तन के पश्चात हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द कुछ परिवर्तन, कुछ विकार हो जाता है उनके अंदर, तो कुछ परिवर्तन के पश्चात हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। कैसे, देखते हैं हम। जैसे यहाँ हमने शब्द लिखा था अग्नि, समय के साथ परिवर्तन होता रहा और वर्तमान में हम इसे आग भी कहते हैं। तो अग्नि का आग बना, अग्नि मूल शब्द है संस्कृत का, इसे तत्सम है। कुछ रूप परिवर्तन हुआ, उसमें विकार आया, विकार होने के बाद में अग्नि का जो आग बना तो आग कहलाएगा तद्भव। तद यानी उससे, भव यानी उत्पन्न होना, उससे उत्पन्न हुआ, अर्थात मूल भाषा संस्कृत से पैदा हुआ शब्द है, वो सभी शब्द तद्भव शब्द कहलाएंगे। क्षेत्र तो धीरे धीरे समय में परिवर्तन हुआ और भाषा में क्षेत्र खेत को कहते हैं। कार्य तो काज, कर्ण कान, उष्ट्र ऊंट आदि। इस प्रकार ने देखा संस्कृत भाषा के जो मूल शब्द हैं, उन मूल शब्दों को जब हम जैसे के जैसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त करते हैं, तो वो सभी शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। कुछ परिवर्तन के बाद सीधे संस्कृत से ना करके धीरे धीरे लौकिक संस्कृत से पाली में आए, पाली से प्राकृत में आए, प्राकृत से अभ्रंश, धीरे धीरे उनका रूप परिवर्तित होता रहा और ये रूप परिवर्तित होते होते हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, तो उनको हम कहते हैं तद्भव शब्द। मूल जननी उनकी संस्कृत है, रूप परिवर्तन के बाद उनका प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए उनको कहेंगे हम तद्भव शब्द। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं तत्सम और तद्भव के, कैसे उनकी पहचान होगी। आइए, आइए कुछ शब्द हम देखते हैं तत्सम और तद्भव शब्द। अब हमारे सामने प्रश्न खड़ा होता है कि पहचान क्या होगी कि ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है। तो उसके लिए कुछ पहचान के मैं प्रतीक बताता हूँ, उनका हम याद रखेंगे तो शायद हमारा प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है वो सही होगा। जो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं क्ष, त्र, ज्ञ, ध्यान रखेंगे क्ष, त्र, ज्ञ या ज, इन वर्णों से प्रारंभ होने वाले या इन वर्णों का जहाँ भी मध्य में अंत में कहीं भी प्रयोग हो रहा है, अगर ये तीनों वर्ण कहीं भी प्रयुक्त हो रहे हैं किसी भी शब्द में, तो ये मान के चलिए कि वह शब्द तत्सम शब्द है। ये बहुत बढ़िया पहचान आपके लिए, ध्यान करेंगे। अगर क्ष, त्र, ज्ञ ये शब्द प्रारंभ में, मध्य में या अंत में कहीं भी प्रयुक्त होते हैं तो वो सभी शब्द तत्सम शब्द कहलाएंगे।
दूसरा है जो हमारा रे का प्रकार है, ध्यान करना, रे का प्रकार, रे की बात नहीं कर रहा हूं, रे नहीं, रे के जो प्रकार है, जैसे कार्य, तो यहां जो रे आया है, क्रम, यहां जो है रे, उष्ट्र, यहां पर, तो ये रे के जो प्रकार हैं, जहां भी रे के इस प्रकार के कोई भी प्रकार आएंगे तो वहां पर तत्सम शब्द होगा, ये ध्यान करना। दो पहचान की हमने चिन्ह बातें बताई है, क्षत्रज्ञ और रे के जो प्रकार जितने भी आते हैं वहां सभी स्थानों पर तत्सम शब्द होता है। सामान्यतः एक पहचान है, जहां भी चंद्रबिंदु अर्धानुस्वार प्रयुक्त होता है वहां तद्भव शब्द आएंगे, वो सभी शब्द तद्भव है। संस्कृत की मूल भाषा तत्सम में चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं है। अगर किसी शब्द में चंद्रबिंदु लगा हुआ तो इसका मतलब है कि वो तद्भव शब्द है। और क्षत्र गे और रे के कोई भी प्रकार हम प्रयुक्त करते हैं तो वहाँ तत्सम शब्द होते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण आया है कार्य। हमें दिख रहा होगा यहाँ पर रे का प्रकार आया है, तो इसका मतलब ये सीधा सा है कि ये तत्सम शब्द है। परीक्षा में प्रश्न इसी प्रकार से पूछते हैं, 4 शब्द दिए रहते हैं, पूछते हैं इनमें निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो पहचान हो जाएगी कि जहाँ क्षत्र ज्ञ या रे का कोई प्रकार दिया गया है तो वह शब्द तत्सम शब्द ही है। ये हमारी परीक्षा में आसानी से हम पहचान कर सकते हैं। तो कार्य का अर्थ हुआ काज। आश्चर्य, तो दूसरा शब्द हम देखते हैं कि इसमें रे का एक प्रकार दिया हुआ है और जहाँ रे का कोई प्रकार दिया रहेगा वो तत्सम शब्द होगा। आश्चर्य का हुआ अचरज। अगला शब्द है अक्षर। तो देखिए क्षर, अभी बताएगा क्षत्रज्ञ, जहां आता है वो सभी शब्द तत्सम शब्द होते हैं। तो क्ष आया, इस प्रकार शब्द होना अक्षर। अज्ञानी, ज्ञ आया तो तत्सम शब्द है अनजाना। अन्यत्र, त्र शब्द आया है, त्र आया वर्ण तो अन्यत्र का अनत बनेगा, तो यह तत्सम शब्द हो गया। आम्र, रे का एक प्रकार है आम्र, तो यहां पर भी तत्सम शब्द है आम्र का आम। अक्षी, ध्यान करेंगे, अक्षी क्ष आया है तो ये तत्सम शब्द है। और यहां देखिए आंख, ऊपर चंद्रबिंदु लगा हुआ है और चंद्रबिंदु हमेशा तद्भव शब्द में आएगा, तत्सम शब्द में कभी भी नहीं आएगा। अक्षय, आखा, एला, इलायची, इक्षु, ईख गन्ने को कहते हैं, कर्तरी, कैंची, गृहिणी, घरवाली, वृत्त। ये जो री है ये रे का प्रकार नहीं है, ये री से ऋषि, ध्यान करेंगे, ये अपने आप में स्वर है, ये स्वर है वृत्त, ये री का कोई प्रकार नहीं है। ध्यान करेंगे, री के प्रकार हमने लिखे यही है। ये गृत में नीचे जो लगा हुआ है ये री से ऋषि है। तो गृत गी मूल शब्द है, मूल स्वर है, तो ये अपने आप में तत्सम शब्द है। चंद्र, चांद, क्योंकि यहां पे देखिए रे का प्रकार आया है। चित्रक, चीता, यूथ, जत्था, समूह, यव, जो को कहते हैं। ताम्र, रे का प्रकार है, ध्यान करेंगे, तांबा। तैल, एक ध्यान करना, 2 जिन पे मात्राएं आ रही है, ये नियम नहीं है, लेकिन कुछ शब्दों में प्रयुक्त होते हैं, अपवाद के रूप में हम कह सकते हैं। 2 अगर मात्राएं ऊपर आ रही है तो वहां तत्सम शब्द होगा उसका तेल, जैसे लौहार, लौहा, अगर इस प्रकार से लिखा हुआ लौहा तो तत्सम शब्द है। लोहा तो तद्भव शब्द हो गया। ये थोड़ा पहचान करेंगे, लौहा, लोहा। दुर्वा, दूप, घास। नारिकेल, नारियल। वर यात्रा, तो त्रय आया देखिए, तो हमें पहचान हो जाएगी कि क्षत्रज्ञ और रे के जहाँ रूप आ रहे हैं वो सभी शब्द संस्कृत के हैं। वर यात्रा, बारात, यहाँ पे कुछ बारात बोलते हैं, ध्यान करना, बारात नहीं होगा, बारात। हरिद्रा, रे का ही रूप है। हल्दी, विवाह, सामान्य प्रयोग करते हैं और अपने स्थान रूप से हम उसको ब्याह कहते हैं। इस प्रकार कुछ शब्द हमने यहाँ लिखे। आप किसी भी कक्षा की कोई भी पुस्तक उठाकर उसका अभ्यास कर सकते हैं, व्याकरण की, चाहे कक्षा 6 की हो चाहे कक्षा 10 की हो,
और भी जो लिखने वाले लेखक लिखते हैं, किसी भी पुस्तक से हम तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ेंगे सबके समान रहने वाले हैं। हमें अपनी मेमोरी को, अपनी स्मृति को बढ़ाने के लिए बहुत सारे शब्दों को पढ़ना होगा, लेकिन कुछ पहचान मैंने बताई उसे जरूर याद रखिए। अगर किसी शब्द में क्षत्रज्ञ प्रारंभ में, मध्य में, अंत में कहीं भी प्रयुक्त हो रहा है तो वह शब्द तत्सम शब्द होगा। रे का कोई भी प्रकार, ध्यान करना, रे नहीं, रे के कोई भी प्रकार अगर प्रयुक्त हो रहे हैं तो वो सभी शब्द संस्कृत के हिसाब से तत्सम शब्द बनने वाले हैं। और जो ये री से आता है, री, ये अपने आप में स्वर है तो यहाँ भी तत्सम शब्द बनेगा। अगर कहीं पर भी चंद्र बिंदु का प्रयोग हो रहा है किसी शब्द में तो वो तद्भव शब्द होगा। परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक पंक्ति में 4 शब्द लिखे रहते हैं, उनमें से 3 शब्द तत्सम शब्द के और एक तद्भव का होता है। तो ध्यान ये करेंगे, अगर उस पर चंद्र बिंदु लगा हुआ तो तद्भव का शब्द है, और अगर वो सभी शब्द रे के किसी प्रकार से संबंध रखने वाले तो सभी शब्द तत्सम शब्द से संबंधित हैं। इस प्रकार हमने देखा कि तत्सम और तद्भव की किस प्रकार से पहचान होती है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। अभी हमने 2 शब्दों देखा, अगली कड़ी में हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर तीसरा शब्द जिसे हम कहेंगे देशज शब्द। अभी हमने देखा तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। अब उत्पत्ति के आधार पर जो तीसरा प्रकार बनता है वह है देशज शब्द। देशज शब्द ये उत्पत्ति के आधार पर तीसरा बिंदु बनेगा। अब नाम से मालूम चल रहा है देशज, देशज, जय का अर्थ होता है जन्म लेना, उत्पन्न होना। तो देश में जो उत्पन्न हुआ है वह शब्द कहलाएंगे देशज शब्द। तो देशज शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ देश में उत्पन्न होना। गांव के आधार पर, प्रांतीय भाषाओं के आधार पर या आवश्यकता के अनुसार से हमने कुछ शब्द गढ़ लिए, ऐसे सभी शब्द देशज कहलाएंगे। तो देशज का शाब्दिक अर्थ हुआ देश में उत्पन्न। देशज शब्द का शाब्दिक अर्थ देश में उत्पन्न हुआ, अर्थात ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं पता, आधार पता नहीं कहाँ से शब्द का निर्माण हुआ, वो लोकप्रियता के आधार पर, ग्रामीण परिवेश के आधार पर या आवश्यकता के अनुसार उन शब्दों को गढ़ लिया गया और वो लोक व्यवहार में प्रचलित हो गए। ऐसे सभी शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनके स्रोत का कोई आधार नहीं हो या आवश्यकता अनुसार शब्द गढ़ लिए गए, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। परिभाषा सबके समझ में आई होगी। देशज का शाब्दिक अर्थ है देश में उत्पन्न हुआ। किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनके स्रोत का कोई आधार नहीं हो, कहाँ से शब्द आए। जैसे तत्सम शब्द का आधार है कि तत्सम शब्द संस्कृत की मूल भाषा के शब्द हैं। तद्भव संस्कृत भाषा के शब्द जो कुछ परिवर्तन के बाद प्रयुक्त होते हैं तद्भव कहलाए। लेकिन ऐसे शब्द जिनके स्रोत का कोई आधार पता नहीं हो या आवश्यकता अनुसार मनुष्य ने उन शब्दों को गढ़ लिया है और जो लोक व्यवहार में प्रचलित हो गए, ऐसे सभी शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं।
जैसे हम प्रयोग करते हैं परात शब्द भोजन बनाने के लिए, तो ये देशज शब्द है। आवश्यकता अनुसार इस शब्द को गढ़ लिया गया। बहुत भीड़ होती है तो हम बोलते हैं खचाखच, पैर रखने की जगह नहीं है ना, वहां हम कहते हैं खचाखच। तो ये शब्द हमने गढ़ लिया है। तो ऐसे शब्द जो हमने आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए हैं, ऐसे सभी शब्द देशज शब्द कहलाएंगे आवश्यकता अनुसार। अब विद्वानों के अनुसार देशज शब्द को 3 भागों में उन्होंने बांटा है। जो पहला भाग है वो है अपनी गढ़न से बने शब्द। अपनी गढ़न से, यानी जैसी आवश्यकता हुई उसी हिसाब से उन शब्दों को तैयार किया गया, उन शब्दों का प्रयोग किया गया। जिस प्रकार से लप लपाना प्रयोग करते हैं, लोटा, ये अपनी गढ़न, अपने हिसाब से इन शब्दों का निर्माण हो गया। खटपट आदि ऐसे शब्द जिनकी आवश्यकता हुई और उस इंसान को गढ़ लिए गए, तो ऐसे सभी शब्द अपनी गढ़न से बने शब्द कहलाएंगे। दूसरा प्रकार होगा हमारा जो दक्षिण भारतीय जातियां हैं, द्रविड़ जातियों से बने शब्द। उनकी जो शब्दावली थी, वनवास क्षेत्र में रहते थे और उनकी शब्दावली हिंदी भाषा ने भी स्वीकार की, तो उन वनवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों से बने हुए शब्द भी हमने हिंदी में प्रयुक्त किए, वो सब कहलाते हैं द्रविड़ जातियों से बने शब्द। इनके मूल स्रोत का हमें पता नहीं होता, इसलिए ये सभी शब्द किस में आएंगे? देशज शब्दावली में आएंगे। जिस प्रकार से हम देखते हैं अनल, कज्जल, चिकना, ताला आदि शब्द। तीसरा जो प्रकार है कोल और संथाल जातियों से अभी हमने देखा कि अपनी गढ़न जैसी आवश्यकता हुई, महसूस हुई, उस हिसाब से शब्दों का निर्माण किया गया। द्रविड़ जातियों जो यहाँ पर दक्षिण भारत में राज करती थी, उन जातियों से बने हुए शब्द हम प्रयुक्त करते हैं। और फिर आता है कोल संथाल जातियों से बने शब्द। कोल संथाल के जातियों से प्रयोग करते हैं हम सभी बाजरा, वनवास क्षेत्र में रहने वाली जातियाँ, आदिवासी जातियाँ, सरसों, बाजरा, सरसों, भिंडी, केला आदि ऐसे सभी शब्द जो वनवास क्षेत्र में प्रयुक्त किए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे हिंदी ने उनको स्वीकार कर लिया। ऐसे सभी शब्द देशज शब्द कहलाएंगे। यहाँ हमने देखा कि देशज शब्द 3 प्रकार की श्रेणी में बांटे गए हैं। अपनी गढ़न से बने शब्द, द्रविड़ जातियों से बने शब्द और कोल संथाल जातियों से बने शब्द। अपनी जो भाषा है हिंदी, उस भाषा में संस्कृत के शब्द बहुत प्रयुक्त होते हैं। इसलिए दक्षिण भारत में हम जाते हैं तो वहाँ जो भाषा बोली जाती है, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, इन भाषाओं में संस्कृत भाषा के शब्द बहुत प्रयुक्त किए जाते हैं, अर्थात उनमें तत्सम शब्दावली बहुत ज़्यादा है। इसलिए दक्षिण भारत में जाने पर भी हम भाषा संबंधी समस्याओं में कभी उलझेंगे नहीं, क्योंकि अगर हमें संस्कृत का ज्ञान है और संस्कृत की तत्सम शब्दावली का ज्ञान है तो उन भाषाओं को हम समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो वो दोनों तत्सम तद्भव हुए। यहाँ देशज आवश्यकता के अनुसार उन शब्दों को गढ़ लिया गया। तो उत्पत्ति के आधार पर जो चौथा प्रकार हमारा अब है वह है विदेशी शब्द। आइए हम उसको देखते हैं।
आइए अब हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द का चौथा प्रकार है विदेशी शब्द। विदेशी, नाम से ही मालूम चल रहा है कि विदेश से आए हुए शब्द। अब विदेश से कैसे आए? क्योंकि हिंदी जो भाषा है बहुत लोचदार भाषा है। अर्थात अब जब इसका निर्माण हुआ, आज से 1100 साल पहले से हिंदी हम लिखना प्रारंभ करते हैं, तो जब से इसका निर्माण हुआ तब से इस हिंदी भाषा ने अनेक शब्दों को अपने आप में समाहित किया है, अपने आप में उन शब्दों को स्वीकार किया है। तो इसलिए हम उसको कह सकते हैं हिंदी भाषा बहुत लोचदार भाषा है। अब विदेशी भाषाओं शब्द का अर्थ हुआ कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक किसी भी कारण से हम अन्य देशों के संपर्क में आए, अन्य देशों की संस्कृतियों के संपर्क में आए, अन्य देशों की भाषाओं के संपर्क में आए, तो उनकी बोलियां, उनकी भाषाएं हमारे साथ भी आई। तो जो उनमें शब्द अच्छे लगे वह हिंदी भाषा ने भी स्वीकार कर लिए। तो आइए हम उसकी परिभाषा लिखते हैं। पहले विदेशी किसे कहेंगे, विदेशी शब्द क्या होंगे? आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, कारणों से हमारा संपर्क अन्य देशों की भाषाओं से हुआ और हिंदी ने उन भाषाओं के शब्दों को स्वीकार कर लिया। ऐसे सभी शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसमें से अवश्य प्रश्न पूछा जाता है। अरबी भाषा से, विशेषकर तुर्की, फारसी, इन भाषाओं के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमने परिभाषा में लिखा कि आर्थिक कारण से, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन कारणों से हमारा संपर्क अन्य देशों की भाषाओं के साथ हुआ, उनकी संस्कृतियों के साथ हुआ। तो उन संस्कृतियों में जो भाषाएं प्रयोग की जाती है, तो हिंदी भाषा ने उन शब्दों को भी स्वीकार कर लिया। हिंदी भाषा ने जो स्वीकार कर लिया, तो लोचदार भाषा है, तो हिंदी का उदारपन के कारण कोश भी बढ़ा। तो जो सभी शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं वो सभी शब्द विदेशी शब्द कहलाएंगे। हम सबको जानकारी है कि कभी भारत में शकों का आक्रमण रहा, कभी हूणों का रहा, कभी कुषाण आए, कभी घोरी, कभी गजनी, कभी मुगल वंश आया, कभी तुर्की आए, कभी फ्रांसीसी आए, कभी पुर्तगाली आए, कभी डच आए, पुर्तगाली डच, और कभी अंग्रेज आए। तो अनेक प्रकार की संस्कृतियों का संपर्क हमारे देश के साथ रहा और यहाँ से बहुत सारे लोग व्यापार के उद्देश्य से, सांस्कृतिक कारणों से, धार्मिक कारणों से विदेश में प्रवास करते। जब वहाँ से वापस आए या वो संस्कृतियाँ हमारे ऊपर आक्रमण करने की दृष्टि से आई, तो यहाँ कुछ लोग यहीं रुक गए। उन्होंने अपनी भाषा के शब्द हमारी हिंदी भाषा के साथ जोड़ दिए। वो सभी शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जो हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, तो मालूम चलेगा कि ये शब्द हम रोज बोलते हैं, प्रतिदिन बोलते हैं। वास्तव में ये शब्द किस भाषा के हैं? शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ज़्यादा प्रचलित है अंग्रेजी भाषा के शब्द। तो अंग्रेजी भाषा से हमारी हिंदी में कौन कौन शब्द आए? बहुत सारे शब्द हिंदी के अंदर अंग्रेजी भाषा के प्रयोग करते हैं। जैसे अभी हम जो पढ़ रहे हैं, बोलते भी सभी हमें ऑनलाइन, ऑनलाइन ये भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है।
ग्रीष्मकाल है अभी, तो ग्रीष्मकाल में आइसक्रीम खाई जाती है। आइसक्रीम अंग्रेजी भाषा का शब्द है। स्कूल, हेडमास्टर, ऐसे अनेकों शब्द हैं जो हम अंग्रेजी भाषा के हैं, प्रतिदिन उनका प्रयोग करते हैं अपनी आम दिनचर्या में। अगला जो है प्रतियुक्त परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरा बिंदु हमारे पास है, वो है फारसी भाषा के शब्द। प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत सारे शब्द पूछे जाते हैं, मैं कुछ शब्द यहाँ लिख रहा हूँ। फारसी भाषा से भी हमारी हिंदी में कुछ शब्द आए हैं और जिनका हम प्रतिदिन अपने दैनिक व्यवहार में प्रयोग भी करते हैं। अमरूद, कारीगर, जलेबी, दर्जी, खून, गुलाब, जुकाम, शेर, बीमार, खजाना, जमीन, नमक आदि। सैकड़ों शब्द हैं, लेकिन कुछ शब्दों का यह प्रयोग किया जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में यदा कदा पूछे गए हैं। तीसरे क्रमांक पे हमारा आता है जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा से भी हमारी हिंदी में बहुत सारे शब्द आए हैं और जिनका हम दैनिक व्यवहार में प्रयोग भी करते हैं। ईमान, किताब, हलवाई, तहसील, कुर्सी, कीमत, जनाब आदि। बहुत सारे शब्द हैं, कुछ शब्द यहाँ पे लिखे गए जिनका हम दैनिक व्यवहार में प्रयोग करते हैं। अगली कड़ी में हम देखेंगे तुर्की भाषा के शब्द। तुर्की भाषा से जो हम बोलते हैं भाषा उर्दू, ये भी तुर्की भाषा से आई है। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। चाकू, चम्मच, लाश, तोप, बारूद आदि ऐसे शब्द हैं जो दैनिक व्यवहार में हम प्रयोग करते हैं, तुर्की भाषा से आए हैं। अगली कड़ी में हम देखते हैं पुर्तगाली भाषा के शब्द। पुर्तगाली भाषा से तो इनका शासन भी हमारे भारतीयों पर रहा, इनकी संस्कृतियों के साथ हमारा संपर्क रहा, तो पुर्तगाली भाषा के भी शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए। अचार, आलपिन, आलू, कमरा, गोभी, बाल्टी, संतरा आदि ऐसे शब्द जो हम दैनिक व्यवहार में प्रयोग करते हैं। तो देखिए बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, आलू है,
गोभी है, बाल्टी है, संतरा है, ये हमारी पुर्तगाली भाषा से आए शब्द, लेकिन हिंदी भाषा ने इन शब्दों को स्वीकार कर लिया। अगली घड़ी में और भी बहुत सारी भाषा शब्द हैं, आइए उनको भी देखते हैं। क्रमांक 6 पे देखते हैं हम फ्रांसीसी भाषा से। इनका भी शासन रहा भारत के ऊपर। फ्रांसीसी भाषा से शब्द आए हमारे। जो अंग्रेज शब्द हम बोलते हैं, ये अंग्रेज शब्द फ्रांसीसी भाषा का है। बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा भी गया है अंग्रेज शब्द किस भाषा का है, ध्यान करेंगे फ्रांसीसी भाषा का है। काजू, कोपन, मीनू, सूप आदि ये सभी शब्द दैनिक व्यवहार में प्रयोग भी करते हैं। ये सभी शब्द फ्रांसीसी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। चीनी भाषा से भी हिंदी भाषा में कुछ शब्द आए हैं। एक शब्द बहुत प्रचलित है, सभी जानते हैं, जो चाय शब्द है वो चीनी भाषा का है, हिंदी भाषा ने उसको स्वीकार किया। तूफान, लीची आदि शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं वो सभी चीनी भाषाओं के शब्द हैं। अगली कड़ी में हम देखते हैं जर्मनी से। इनके साथ भी हमारा सांस्कृतिक व्यवहार रहा, तो जर्मनी भाषा से व्यापारिक उद्देश्य से भी रहे, तो जर्मनी भाषा से भी बहुत सारे शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए गए। कुछ उदाहरण हमने देखते हैं। नाजीवाद, ये शब्द जर्मनी भाषा से हमने लिया। किंडरगार्टन बहुत बोलते हैं, LKG, लोअर किंडरगार्टन आदि ऐसे शब्द भी जर्मनी भाषा से हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए। रूसी भाषा से भी कुछ शब्द हमारी भाषा में शामिल हुए। साम्यवाद, जार, रूबल, लूना, साम्यवाद आदि जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं ऐसे शब्द। डच भाषा से भी हमारी भाषा में शब्द शामिल हुए। वम है शब्द वो डच भाषा का है। चिड़िया है वो डच भाषा की है। बहुत सारे शब्द हैं जो हिंदी भाषा ने विदेशी भाषाओं से सीखे। कुछ शब्द यहाँ दिए हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में यदा कदा पूछे जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा हमारा आज का विषय शब्द विचार। शब्द विचार 4 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो यहाँ हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द, जिनकी मूल उत्पत्ति संस्कृत से हुई है और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। ऐसे सभी शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। कुछ परिवर्तन के बाद में संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, ऐसे सभी शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जिनके स्रोत का पता नहीं हो, स्रोत का कोई आधार नहीं हो, ऐसे सभी शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। और सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक अनेक कारणों से विदेशी भाषाओं के संपर्क में हमारी हिंदी भाषा भी आई और उनके कुछ शब्द हमने स्वीकार किए। ऐसे सभी शब्द जो विदेशी सब भाषाओं के हैं, हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। इस प्रकार से आज का हमारा विषय शब्द विचार पूर्ण होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।